Dear students, welcome to Learning Management System of GCU Lahore. डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है पॉलीसेक्राइड्स में से स्टार्च पर। स्टार्च एक होमोपॉलीसेक्राइड है, यानी इसमें पाए जाने वाले सारे मोनोसेक्राइड्स एक जैसे होते हैं। सारे के सारे ग्लूकोज यूनिट होते हैं। अगर एक जैसे ही मोनोमर्स हों किसी भी पॉलीमर में तो उसको होमोपॉलीमर कहते हैं। क्योंकि इनमें शुगर यूनिट एक तरह के हैं तो हम होमोपॉलीमर की बजाय इसका नाम होमोपॉलीसेक्राइड रख देते हैं। एक्चुअली जो होमोपॉलीमर है जिसमें एक ही तरह के मोनोमर मौजूद होते हैं। और प्लांट्स में जो ग्लूकोज है वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है। प्लांट्स से जो है एक्सेसिव ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपस में लिंक कर जाते हैं वाया ग्लाइकोसिडिक लिंकेज और एक होमोपॉलीसेक्राइड बना देते हैं स्टार्च। इसकी फॉर्म में वो ग्लूकोज को स्टोर करके रख लेते हैं। पॉलीसेक्राइड्स का टेस्ट नहीं होता, टेस्टलेस होते हैं, और पॉलीसेक्राइड्स वाटर में सॉल्युबल नहीं होते। इसके साथ साथ जब हम स्टार्च का हाइड्रोलिसिस करेंगे इट विल यील्ड ग्लूकोज, तो हमें ग्लूकोज के यूनिट वापस मिल जाएंगे। इसमें सारे के सारे जो मोनोमर होते हैं वो सारे ग्लूकोज यूनिट्स होते हैं। स्टार्च हमारी जो मेजर डाइट है वो स्टार्च होती है। जो हमारी डाइट का सबसे बड़ा पोर्शन है, सबसे बड़ा हिस्सा है, वो कार्बोहाइड्रेट से ही आता है, स्टार्च से आएगा। जैसा कि आप देखें, ये हमारे पास ब्रेड है, सीरियल्स हैं, पास्ता, राइस, पोटैटोज, बीन्स एंड चेस्टनट्स, ये सारे के सारे स्टार्च का सोर्स हैं। ये सारे स्टार्ची फूड्स हैं जो हमारी डेली जो डाइट है उसका पार्ट है। तो ये मेजर सोर्स है ह्यूमन डाइट का, स्टार्ची फूड्स। स्टार्च पॉलीमर है अल्फा डी ग्लूकोज का। अगर आपको याद हो, हमने ग्लूकोज के दो एनोमर्स पढ़े थे, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज। तो स्टार्च इज अ पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, और इसमें सारे ग्लूकोज के यूनिट ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स के जरिए आपस में अटैच होते हैं। अब स्टार्च के बारे में एक खास बात यह है कि दिस इज नॉट अ कंपाउंड, स्टार्च इज अ मिक्सचर। इसमें दो कंपाउंड मौजूद होते हैं, एक अमाइलोस होता है और दूसरा अमाइलोपेक्टन होता है। स्टार्च प्योर कंपाउंड नहीं है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ अमाइलोस एंड अमाइलोपेक्टन। ये दो मजीद जो पॉलीसेक्राइड हैं उनका मिक्सचर होता है। सबसे पहले हम अमाइलोस को देख लेते हैं। अमाइलोस पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज है। अमाइलोस भी और अमाइलोपेक्टन भी दोनों ही अल्फा डी ग्लूकोज जो है उसके मोनोमर, इसके अल्फा डी ग्लूकोज के पॉलीमर्स हैं, अमाइलोस भी और अमाइलोपेक्टन भी। इसमें जो लिंकेज होती है वो 1,4 अल्फा 1,4 लिंकेज होती है। अल्फा क्योंकि अल्फा डी ग्लूकोज से बना है, 1,4 का मतलब है एक जो मोनोमर होगा, एक जो मोनोसेक्राइड होगा उसका कार्बन नंबर 1 का OH, और दूसरा जो मोनोसेक्राइड होगा उसके कार्बन नंबर 4 का OH बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा। यानी जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनेगा, एक मोनोसेक्राइड के कार्बन नंबर 1 का OH और दूसरे के कार्बन नंबर 4 का OH आपस में कंडेंस करेंगे, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा इस कंडेंसेशन या डिहाइड्रेशन सिंथेसिस में, और हमारे पास ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन जाएगा। ये जो हमारे पास अमाइलोस है, दिस इज सॉल्युबल इन वाटर, अनब्रांच्ड, इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं होती। पॉलीसेक्राइड्स में ब्रांचिंग 1,6 लिंकेज की वजह से होती है। जब तक 1,4 लिंकेज है कोई ब्रांच नहीं बनेगा, तब तक ये लीनियर ही रहेगा। इसका मतलब है ये जो हमारे पास अमाइलोस है, दिस इज लीनियर पॉलीसेक्राइड। इट गिव्स ब्लू कलर विद आयोडीन, ये आयोडीन के साथ ब्लू कलर देता है, और ये 20 to 30% ऑफ द स्टार्च होता है। यानी स्टार्च मिक्सचर है, उस मिक्सचर में 20 से 30% हमारे पास जो है वो अमाइलोस होगा। लास्ट में इसमें मोनोसेक्राइड यूनिट कितने होते हैं? इसमें 50 से 5,000 तक मोनोसेक्राइड के यूनिट कंबाइन होते हैं, आपस में कंडेंस होते हैं बाय द एलिमिनेशन ऑफ वाटर। अब अगर हम इसकी स्ट्रक्चर देख लें, दिस इज द पॉलीमर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज। ये अल्फा डी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर है। अल्फा डी ग्लूकोज में ये एनोमेरिक कार्बन है, ये हेमी एसिटल बना हुआ है। ये जो एनोमेरिक कार्बन होता है उसका OH अगर नीचे वाली साइड पे हो तो हम अल्फा कहते हैं। नीचे वाली साइड से मुराद ये जो CH2OH होता है उसके ऑपोजिट साइड पे आए।
अब हमने इसका पॉलीमर बनाना है। किस किस कार्बन के दरमियान? एक तरफ कार्बन नंबर 1 इन्वॉल्व होगा, दूसरी तरफ कार्बन नंबर 4 इन्वॉल्व होगा। हम एक और अल्फा डी ग्लूकोज का इसमें यूनिट डाल देते हैं, दोनों को कंडेंस करेंगे। ये भी अल्फा डी ग्लूकोज है, सेम स्ट्रक्चर है, इसमें भी कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 4 है। अब यहां से 1 और 4 के दरमियान बॉन्ड बन जाएगा। दोनों के पास OH है, इसके पास भी OH है। OH और OH दोनों मिलेंगे, यहां से वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा और दोनों के दरमियान O बच जाएगा। ये जो O है, 2 O है, यहाँ पर एक ऑक्सीजन बच जाएगा और ये COC लिंकेज यहाँ पर बच जाएगी और वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। क्योंकि शुगर के दरमियान ये यूनिट बना है तो इसलिए इसको कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना है ये अल्फा 1,4 है। क्यों? क्योंकि एक तरफ कार्बन 1 है, दूसरी तरफ 4 है। कार्बन नंबर 1 और 4 के दरमियान लिंकेज हो रही है और चूंकि अल्फा डी ग्लूकोज है तो हम इसको कहते हैं अल्फा 1,4 लिंकेज। यहाँ पर ये जो नया बॉन्ड बन गया हमारे पास, ये वाला फंक्शनल ग्रुप ईथर है। जैसा कि ये हेमी एसिटल में भी ईथर फंक्शनल ग्रुप होता है, COC। ये नया जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है ये COC एक्चुअली ईथर लिंकेज है। ये ईथर लिंकेज बनी है। इसको ग्लाइकोसिडिक इसलिए कहते हैं क्योंकि ये शुगर्स के दरमियान मौजूद होता है। अब ये हमारे पास डाइसेक्राइड बन गया। डाइसेक्राइड बनने के बावजूद यहाँ पर अभी तक एक जो साइड है वहां पर कार्बन नंबर 1 का OH फ्री है और दूसरी तरफ कार्बन नंबर 4 का OH फ्री है। इसका मतलब है अभी इसमें और मोनोमर रिएक्शन कर सकते हैं। इधर से भी रिएक्शन हो सकता है, 4 वाली साइड से भी। जो 1 वाली साइड है वो 4 के साथ रिएक्शन करेगी, जो 4 वाली साइड है वो इसमें स्टार्च में, अमाइलोस में 1 वाली साइड से रिएक्शन कर जाएगी। अब यहाँ पर देखें, ये हमारे पास हमने अभी अभी जो बनाया है ये डाइसेक्राइड है। हम क्या करते हैं, डाइसेक्राइड में एक और हम डाल देते हैं अल्फा डी ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जिसमें कार्बन नंबर 1 और 4 है। चूंकि हम 1 वाली साइड से बॉन्ड बना रहे हैं तो इसका मतलब है 4 वाली साइड के साथ लिंकेज होगी। यहाँ पर ये हमारे पास डाइसेक्राइड है, अल्फा 1,4 लिंकेज है, ये 1 और 4 के दरमियान है। अब नेक्स्ट हमने एक और अल्फा डी ग्लूकोज का इसमें यूनिट डाल दिया है, मोनोमर डाल दिया है, तो फिर यहाँ से कंडेंसेशन होगी, OH और H मिलकर वाटर बन जाएगा और यहाँ पर एक और अल्फा 1,4 लिंकेज डेवलप हो जाएगी। ये हमारे पास पहले से मौजूद है अल्फा 1,4 लिंकेज। यहाँ पर एक नया बॉन्ड बन गया है 1 और 4 के दरमियान। ये एक दूसरा अल्फा 1,4 लिंकेज है और यहाँ से भी वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा। अब बॉन्ड बनने के बावजूद इधर से कार्बन नंबर 4 का OH और इधर से कार्बन नंबर 1 का OH अभी भी फ्री है। इसका मतलब है नेक्स्ट और भी मोनोमर अटैच हो सकते हैं। तो हम एक और मोनोमर अटैच करके देख लेते हैं। ये हमारे पास एक ट्राइसेक्राइड है। ट्राइसेक्राइड में हम एक और अल्फा डी ग्लूकोज का यूनिट डाल देते हैं, मोनोमर डाल देते हैं। यहाँ पर फिर बॉन्ड बनेगा 1 और 4 के दरमियान, एक H देगा और दूसरा OH देगा। यहाँ से वाटर निकल जाएगा और COC लिंकेज दोबारा बन जाएगी। यानी हमारे पास 2 अल्फा ये 1,4 लिंकेज पहले से मौजूद थे, अब एक और अल्फा 1,4 लिंकेज बन जाएगा। इस तरह डियर स्टूडेंट्स ये लंबी चेन, लीनियर चेन बनती जाएगी जिसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है और हमारे पास जब ये यूनिट बन जाएंगे 50 to 5,000 के दरमियान तो हम कहते हैं अमाइलोस। अमाइलोस जब 50 से यूनिट ऊपर निकलना शुरू हो जाते हैं कंडेंस करके तो वो अमाइलोस बनता है। इसी तरह ये रिएक्शन होता जाएगा, एक तरफ कार्बन नंबर 1 और दूसरी तरफ फ्री होते जाएंगे और वो रिएक्शन करते जाएंगे। नेक्स्ट है स्टार्च में से हम अमाइलोपेक्टिन को देखते हैं। अमाइलोपेक्टिन भी पॉलीमर अल्फा डी ग्लूकोज का ही है। अब इसमें जो लिंकेज होती है वो 2 होती हैं, एक अल्फा 1,4 एक अल्फा 1,6। इसका मतलब है पहला और चौथा कार्बन भी पार्टिसिपेट करेगा और पहला और छठा भी। ये जो ब्रांचिंग होती है वो 1 और 6 की वजह से होती है। इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर। ये ब्रांच्ड होता है और ब्रांचिंग इज बिकॉज ऑफ अल्फा 1,6 लिंकेज। इसका आयोडीन के साथ कोई कलर नहीं आता है और ये 70 to 80% ऑफ द स्टार्च होता है। यानी स्टार्च मिक्सचर है, उस मिक्सचर में 70 to 80% स्टार्च में हमारे पास अमाइलोपेक्टिन है। इसमें यूनिट कितने हो सकते हैं? अप टू 10⁻6 मोनोसेक्राइड हो सकते हैं। अप टू 10⁻6 यानी मिलियन मोनोसेक्राइड्स तक ये जा सकते हैं। अब इसकी अगर स्ट्रक्चर बनाएं तो ये वही स्ट्रक्चर है जो हमने अमाइलोस की बनाई है, सारे इसमें अल्फा 1,4 लिंकेज हैं। अब हम क्या करते हैं, ये जो 6 कार्बन है देखें सबका 6 कार्बन फ्री है, पहली रिंग का भी, दूसरी तीसरी, सबका 6 कार्बन जो होता है वो वाला फ्री होता है। तो हम इसको एक और जो ग्लूकोज का यूनिट है ये अल्फा डी ग्लूकोज है उसके 1 के साथ मिला देते हैं। अब इस जगह पर रिएक्शन होगा ताकि ब्रांच बन जाए।
यानी ये पॉलीमर अब क्रॉस लिंक होने वाला है, ये ब्रांच बनाने वाला है यहाँ से। तो ये 6 और ये 1, 6 और 1 OH और H मिलकर क्या बना देंगे यहाँ पर, वाटर। OH और H मिलकर वाटर बनाएंगे, तो यहाँ COC लिंकेज डेवलप हो जाएगी। तो देखें ये चेन हमारे पास पहले ही मौजूद है, सारे अल्फा 1,4 लिंकेज, ये लंबी चेन अमाइलोस की। तो इसमें यहाँ पर एक नया बॉन्ड बन गया है, ये कार्बन नंबर 6 है और ये कार्बन नंबर 1 है। तो यहाँ पर 1,4 लिंकेज डेवलप हो गई है, लेकिन ये भी अल्फा होगी क्योंकि हम अल्फा डी ग्लूकोज की कंडेंसेशन कर रहे हैं। अब अल्फा डी ग्लूकोज ये जो चेन बनी है, इसमें सिर्फ कार्बन नंबर 4 फ्री है। कार्बन नंबर 1 तो इसका बिजी हो गया, इसका कार्बन नंबर 4 फ्री है। तो इसका मतलब है ये इस साइड पे चेन मजीद बन सकती है, जो हमारे पास अल्फा डी ग्लूकोज है उसका कार्बन नंबर 1 आ जाए। तो हम इसमें एक और यूनिट ऐड करके इस तरह से लंबी चेन बना लेते हैं, कंडेंसेशन हो जाएगी और यहाँ पर एक और 1,4 लिंकेज बन गई। ये पहले से 1,4 लिंकेज है, ये अमाइलोस के हैं। यहाँ पर एक और अमाइलोस की चेन बनना शुरू होगी और एक अमाइलोस जब दूसरे अमाइलोस से क्रॉस लिंक करता है, 1,6 लिंकेज करता है, तो वो अमाइलोपेक्टिन बन जाता है। यानी जो अमाइलोस के 1,4 लिंकेज होते हैं, ये यहाँ भी 1,4 लिंकेज बन गया। ये लिंकेज जब 1,6 से एक चेन दूसरी चेन के साथ, ये भी अमाइलोस की चेन है, ये भी अमाइलोस की चेन है, जब ये 1,6 से लिंक कर जाती है तो हम इसको अमाइलोपेक्टिन का नाम देते हैं। और ये ब्रांचिंग 1,6 की वजह से होती है, इसकी कंपैक्ट स्ट्रक्चर। अब अगर हम इसका ग्लाइकोजेन से डिफरेंस चेक कर लें अमाइलोपेक्टिन का, तो अमाइलोपेक्टिन और ग्लाइकोजेन में पहला डिफरेंस है, ये लेस ब्रांच्ड होता है अमाइलोपेक्टिन, ग्लाइकोजेन मोर ब्रांच्ड होता है, इसमें बहुत ज्यादा ब्रांचिंग होती है। कितनी? इसमें हर 24 से 30 ग्लूकोज रेजिड्यूज के बाद, यानी 24 से 30 जब ग्लूकोज के यूनिट आपस में अमाइलोज में अल्फा 1,4 लिंकेज बना लेंगे, तो फिर उसमें एक अल्फा 1,6 लिंकेज भी आ जाएगी 24 से 30 का ग्लूकोज के बाद। जबकि ग्लाइकोजन में 8 से 12 ग्लूकोज के बाद ये वाली लिंकेज डेवलप हो जाती है 1,6। इसका मतलब है ग्लाइकोजन में ज्यादा ब्रांच बनते हैं, हर 8 से 12 कार्बन के दरमियान ब्रांच बन जाती है, जबकि इसमें 24 से 30 के दरमियान ब्रांच बनती है। इसी तरह इसका मतलब है इसमें अल्फा जो 1,6 लिंकेज है वो थोड़े होंगे क्योंकि 24 से 30 कार्बन के बाद आते हैं, जबकि इसमें अल्फा 1,6 लिंकेज ज्यादा होंगे, यानी ब्रांचिंग इसमें ग्लाइकोजन में ज्यादा होगी। इसका कोई कलर नहीं आता आयोडीन के साथ, जबकि इसका रेड कलर आता है आयोडीन के साथ ग्लाइकोजन का। ये दोनों में डिफरेंस भी हो जाएगा। अब है स्टार्च की डाइजेशन कैसे होती है। जो स्टार्च होता है उसको डिफरेंट अमाइलेज एंजाइम, जैसा कि हमारे जो सलाइवा में होता है स्लेवरी अमाइलेज, वो ब्रेक करना शुरू कर देते हैं। इसी तरह पंक्रियास से पंक्रियाटिक अमाइलेज आ जाता है। ये सारे जो अमाइलेज एंजाइम है ये स्टार्च को ब्रेक करके छोटे यूनिट बनाना शुरू कर देते हैं। अल्टीमेटली क्या बन जाता है? ग्लूकोज। इसी तरह यहाँ से माल्टोज पहले ब्रेक होके डाइसेक्राइड्स, पहले ओलिगोसेक्राइड ब्रेक होके बनेंगे, फिर डाइसेक्राइड, अल्टीमेटली ग्लूकोज बन जाएगा। अब यहाँ पर देखें स्टार्च ब्रेक हुआ, माल्टोज तक पहुंचा, इधर लैक्टोज है, इधर सुक्रोज है। ये फिर सुक्रोज को सुक्रेस, लैक्टोज को लैक्टेस और माल्टोज को माल्टेस डिग्रेड कर देता है, डिकम्पोज कर देता है। जब सुक्रोज को सुक्रेस करता है तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज बनते हैं। यहाँ पर लैक्टोज जो है ये भी ब्रेक हो जाता है लैक्टेस की मौजूदगी में, ग्लूकोज गैलेक्टोज और माल्टोस ग्लूकोज में। ग्लूकोज जो है उसको फिर यूज कर लिया जाता है डिफरेंट एनर्जी सोर्सेज में, ब्लड स्ट्रीम में चले जाता है। हमारा जो ब्रेन है उस वो मेनली उसका जो वो सारा ग्लूकोज पे ही चल रहा है। अब बाकी जो ग्लैक्टोज है, फ्रुक्टोज है, ये एक दफा फिर ग्लूकोज में चेंज हो जाते हैं, ये पड़े रहते हैं और आस्ता आस्ता ये ग्लूकोज में चेंज हो जाते हैं और फिर ग्लूकोज आगे बॉडी में यूटिलाइज होता रहता है। इस तरह से ये पहले स्टार्च जो है ओलिगोसेक्राइड्स और उसके बाद डाइसेक्राइड्स तक, और डाइसेक्राइड्स में हर जगह पर एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं, एंजाइम इसको डिग्रेड करते रहते हैं और अल्टीमेटली ग्लूकोज तक ले जाते हैं जो कि हमारा बॉडी यूटिलाइज कर लेता है। ये है डाइजेशन ऑफ द स्टार्च। डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का टॉपिक स्टार्च के बारे में, उसकी स्ट्रक्चर, उसके यूजेस, उसकी डाइजेशन। थैंक यू वेरी मच।